Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to discuss how to study paper number 19, that is cost and management audit. So first of all हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने जो भी हम लोग को वेटेज दिया है वो कैसे दिया है. सेक्शन A is for 35 marks, सेक्शन B is for 15 marks, C is for 25 marks and D is for 25 marks. So इसका हम लोग डिटेल जो भी दिया हुआ है वेटेज वो देखेंगे. सी सेक्शन ए इज़ फॉर कॉस्ट ऑडिट, दैट इज़ 35 मार्क्स. उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट सेक्शन बी में है, 15 मार्क्स के लिए बोला है. देन नेक्स्ट इज़ सेक्शन सी इज़ फॉर इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, दैट इज़ 25 मार्क्स. एंड सेक्शन सी इज़ फॉर केस स्टडी ऑन द परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कि सम्स वाला पार्ट है ये. सो उसको 25 मार्क्स बोला है. सो अभी हम लोग इंडेक्स देख के समझ लेंगे कि हम लोग को कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए. ये जो पेपर है, पेपर नंबर 19, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें मुझे 71 मार्क्स मिला था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो मैंने ये मार्क्स आपको इसीलिए बताया है ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिल जाए और आप लोग भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे. सो अभी मैं मेरा स्ट्रैटेजी कैसा था ये पेपर के लिए वो अभी आपको बताऊंगी. तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेपर है उसमें ना थियरी बहुत ज़्यादा है और प्रैक्टिकल सम्स भी है, लेकिन वो लिमिटेड है. तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, जो भी प्रैक्टिकल सम्स है ना उसका प्रैक्टिस अच्छे से किया. कौन से स्टडी नोट में ना प्रैक्टिकल सम्स है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैंने पहले फाइंड आउट किया. तो उसके बाद मैंने वो सॉल्व किया, उसका बहुत प्रैक्टिस किया. तो ओवरऑल हम लोग का जो भी स्टडी मटेरियल है पूरा ये पेपर के लिए, उसमें 64 ही सम है. तो 64 सम अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिकल जो भी पार्ट रहता है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा. और इसके सम्स भी कैसे है ना, रिलेटेड है, मतलब एक स्टडी नोट में है तो उसी के रिलेटेड दूसरे में है, क्योंकि बहुत सारे सम्स है ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर है. तो अच्छा पार्ट है इसका, जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत अच्छा है. तो 64 क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम लोग को इसके प्रैक्टिकल पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. रिमेनिंग जो भी पार्ट है दैट इज़ थियरी. तो थियरी हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्ट हम लोग ज़्यादा अच्छा करना चाहिए ताकि गारंटेड क्वेश्चन आ जाए. सो इधर मैंने लिख के रखा है कि कौन सा स्टडी नोट वो थियरी वाला है और कौन सा प्रैक्टिकल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था कि प्रैक्टिकल जो भी स्टडी नोट है ना वो कंप्लीट करके लिए थे. तो प्रैक्टिकल स्टडी नोट में जितना भी क्वेश्चंस है वो मैंने अच्छे से सॉल्व किया था. तो जब भी प्रैक्टिकल स्टडी नोट हम लोग करते हैं तो उसका थियरी करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कैसा है ना, ये जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे स्टडी नोट है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक सेक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में अगर हम लोग देखेंगे तो 35 मार्क्स का सेक्शन है. तो उसमें जो सेकंड स्टडी नोट है वो और जो भी फिफ्थ स्टडी नोट है वो दोनों है ना प्रैक्टिकल स्टडी नोट है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि उन लोग को क्वेश्चन भी पूछना है और थियरी भी पूछना है. तो ऐसे केस में जो भी स्टडी नोट प्रैक्टिकल है उसमें से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब सॉल्व करने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम लोग को पूछे जाते हैं. तो वो स्टडी नोट में से हम लोग को थियरी पूछने का चांसेस बहुत ही कम रहता है. तो ये लॉजिक लगा के मैंने जो भी स्टडी नोट में क्वेश्चंस दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए, वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स किए, उसका थियरी जस्ट ऊपर जस्ट ओवरव्यू लिया, एक दो बार जस्ट देख लिया, ज़्यादा कुछ रीड नहीं किया. तो मैंने वो लॉजिक लगाया था. तो मैं पहले आपको जो भी स्टडी नोट है ना वो न्यूमेरिकल्स वाले बता देती हूँ, और वैसे ही हम लोग नंबरिंग करेंगे कि हम लोग को वो वाला स्टडी नोट पहले करना चाहिए. सो फर्स्ट जो स्टडी नोट है, सेक्शन तो हम लोग बाद में देखेंगे कौन सा सेक्शन का कितना मार्क्स है वो सब. पहले हम लोग स्टडी नोट देखेंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल है कौन सा थियरी है. सो आप लोग भी प्लीज़ इधर लिख के रखो ताकि आप लोग का वो टाइम बच जाए कि पूरा बुक देख लो. मैंने पूरा स्टडी मटेरियल चेक किया है और उसमें से मैंने फाइंड आउट किया कि कौन सा थियरी है और कौन सा प्रैक्टिकल है. तो आप लोग डायरेक्टली लिख लो ताकि आप लोग का वो टाइम बच जाएगा. सो इधर स्टडी नोट नंबर 1 इज़ पूरा थियरी है, उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है. स्टडी नोट नंबर 2 उसमें 9 प्रॉब्लम्स है, मतलब 9 क्वेश्चंस दिया हुआ है. सो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है. सो हम लोग इसको 1 नंबर देंगे ताकि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का तैयारी पहले करेंगे, उसका प्रिपरेशन पहले करेंगे. सो स्टडी नोट नंबर 2 हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स वाला है. नेक्स्ट इज़ थियरी. स्टडी नोट नंबर 3 फुली थियरी है. स्टडी नोट नंबर 4 फुली थियरी है. स्टडी नोट नंबर 5
ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग को पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट होता है 1 to 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा लिस्ट हम लोग को दिया जाता है। तो इसमें मैंने वही किया था, कुछ भी बाकी का रीड नहीं किया था, जस्ट वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू, उन लोग ने भी ओवरव्यू ही दिया है तो हम लोग भी वही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी लिस्ट है ना वो हम लोग को बाय हार्ट करना है, क्योंकि वो हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स में बहुत हेल्प करता है। वैसे ही शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इतना ही बोला तो हम लोग को उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और उसका नेम बाय हार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें कॉस्टिंग हम लोग का कोर सब्जेक्ट है, तो एटलीस्ट हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और उसका नेम तो पता ही होना चाहिए। सो लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ मस्ट, वो हम लोग को करना ही पड़ेगा। और 16 क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें, वो हम लोग करेंगे। तो ये इतना पार्ट किया ना, तो ये पार्ट का मतलब ये जो स्टडी नोट है 5, उसका और कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। चाहिए तो आप लोग एक बार रीड कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पासिंग का देखेंगे, बाद में स्कोरिंग का देखेंगे। तो पासिंग के लिए जितना मिनिमम स्टडी हो सके उतना हम लोग करते हैं, और स्कोरिंग के लिए हम लोग जो भी टाइम बचता है उसमें हम लोग ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। सो पासिंग के लिए अकॉर्डिंग टू मी लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दिस 16 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। सो हम लोग इसको सेकंड नंबर देंगे, तो ये हम लोग को सेकंड नंबर पे प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी नोट इज़ 6, दैट इज़ टोटली थियरी, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बोलेंगे। स्टडी नोट नंबर 7 टोटली थियरी, देन स्टडी नोट नंबर 8 थियरी, फुल्ली थियरी। देन सेक्शन बी चालू होता है, तो उसमें स्टडी नोट नंबर 9 में कैसा है, थियरी भी है और क्वेश्चंस भी है, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है। तो हम लोग इसको थर्ड नंबर पे मार्क करेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन दिख रहा है। सो मैंने इसका भी वैसे ही किया था, थियरी को टच भी नहीं किया था, सिर्फ एक बार रीड किया था। एटलीस्ट हम लोग को वो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, सो इसीलिए मैंने उसका थियरी जस्ट रीड किया था और प्रैक्टिकल से हम अच्छे से किया था, तो इसीलिए मैंने उसको थर्ड नंबर दिया है। नेक्स्ट इज स्टडी नोट नंबर 10, दैट इज़ टोटली थियरी, सो इसके बारे में बाद में बोलेंगे। स्टडी नोट नंबर 11 टोटली थियरी, छोड़ दो बाद में देखेंगे। 12 टोटली थियरी। देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी, इधर से चालू होता है 25 मार्क्स का। इधर भी फर्स्ट जो स्टडी नोट है वो पूरा, यानी कि स्टडी नोट नंबर 13 इज़ टोटली थियरी। देन स्टडी नोट नंबर 14 टोटली थियरी। स्टडी नोट नंबर 15, हाँ ये जो लास्ट स्टडी नोट है हम लोग का 15 का, वो 28 सम्स है उसमें, और वो सारे इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आते ही है, तो हम लोग को इसको 4 नंबर देना चाहिए, ताकि हम लोग का टोटल प्रिपरेशन हो जाए। सो मैंने इधर 28 यानी कि कितने क्वेश्चंस है वो सब कुछ लिख के रखा है, तो अगर आप लोग टोटल करोगे तो ओवरऑल हम लोग के बुक में 64 क्वेश्चंस है। अभी ये क्वेश्चंस जो है ना, वो वैसे देखा जाए तो किया ना प्रैक्टिस तो अच्छे से हम लोग को आने लगते हैं। स्टार्टिंग में जब 1-2 बार करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, कभी समझता है कभी समझता नहीं है। मैंने तो सेल्फ स्टडी से किया था तो मुझे टाइम लगा था, फर्स्ट टाइम करते तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ऐसे करते करते प्रैक्टिस से हो जाता है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहते ही है कि वो कितना भी करो याद नहीं रहता है या फिर समझ में नहीं आता, तो ऐसा अगर आपको बर्डन आ जाए 1-2 क्वेश्चन का तो वो आप लोग स्किप कर सकते हो। लेकिन जितना हो सके उतना आप लोग ये 64 ओवरऑल बुक में जो 64 क्वेश्चन है वो आप लोग को करने चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा जनरली हाफ न्यूमेरिकल है और हाफ थियरी है। मतलब अराउंड आप लोग पकड़ लो 40 to 45% का तो न्यूमेरिकल्स आ ही जाता है और बाकी का सब थियरी है। सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ न्यूमेरिकल्स में आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, इसीलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे। सो हम लोग ने 4 नंबरिंग किया है फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अभी हम लोग एक बार रिवाइज़ करेंगे कि न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग को कौन सा स्टडी नोट करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मैंने क्या किया था, न्यूमेरिकल्स वाले जो स्टडी नोट है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस किया था, उसका थियरी ज़्यादा देखा नहीं था, क्योंकि वो लॉजिक है।
कि जिसमें न्यूमेरिकल्स है उसमें से न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे ना, थियरी ज़्यादा तो पूछी नहीं जाएगी। सो एक बार आप लोग को ओवरव्यू लेना है उसका थियरी का, बाकी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करना है। तो वो स्टडी नोट में से जनरली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और थियरी ज़्यादा पूछी नहीं जाती। सो एक बार हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग को कौन सा स्टडी नोट करना चाहिए। सी फॉर न्यूमेरिकल्स स्टडी नोट नंबर 2 हम लोग उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। सो स्टडी नोट नंबर 2 में से हम लोग को न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना चाहिए। सो फर्स्ट नंबर, देन डायरेक्टली हम लोग जाएंगे स्टडी नोट नंबर 5 सेकेंड नंबर पे, उसका भी जो भी न्यूमेरिकल्स है वो और लिस्ट हम लोग को कंपलसरी करना ही चाहिए। देन स्टडी नोट नंबर 9 वो थर्ड नंबर पे हम लोग लेंगे, तो उसका भी न्यूमेरिकल्स हम लोग को करना है, स्टडी नोट नंबर 9। देन नेक्स्ट इज स्टडी नोट नंबर 15 वो हम लोग फोर्थ नंबर पे लेंगे और उसका जो भी 28 न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी थियरी के लिए। सो अभी हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे कि कौन सा स्टडी नोट थियरी के लिए हम लोग को करना चाहिए। सो ये जो स्टडी नोट नंबर 1 है, सेक्शन ए हम लोग का 35 मार्क्स का है। उसमें जो स्टडी नोट नंबर 1 है वो थियरी है और वो है ना बहुत ही ज़्यादा बेसिक दिया हुआ है। मतलब देखो जैसे कि नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलिटीज़ एंड ऑल वो सब, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो सब। मतलब ओवरऑल आप लोग देखोगे 6 पेजेस का ही ये थियरी है। तो मैंने क्या किया, वो बहुत ही बेसिक लग रहा था तो मैंने वो सिर्फ एक बार रीड किया। सो एक ही बार रीड किया मैंने, वो ज़्यादा उसको नहीं किया। उसके बाद हम लोग ने स्टडी नोट नंबर 2 कंसिडर किया है। स्टडी नोट नंबर 3 है ना, मैंने बहुत अच्छे से किया है क्योंकि उसमें कैसा है ना, कॉस्ट ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसीजर और स्टेप्स वो सब है और वो बहुत ही इजी है, समझने में बहुत इजी है। तो ये वाला पार्ट है ना, मैंने देखा था कि पास्ट पेपर्स में आ रहा था तो मैंने ये स्टडी नोट नंबर 3 अच्छे से किया और स्टडी नोट नंबर 4 भी अच्छे से किया। सो 3 जो है ना वो बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी कर लो, उसका बेनिफिट हो जाएगा अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया तो। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही वास्ट है, सो किधर से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग है ना प्रिपेयर करेंगे तभी पासिंग लेवल का पहले सोचेंगे, बाद में स्कोरिंग का सोचेंगे। इसलिए मैं आपको लिमिटेड बता रही हूँ ताकि एटलीस्ट पासिंग लेवल आप लोग पार कर लो, उसके बाद हम लोग स्कोरिंग का देखेंगे। स्टडी नोट नंबर 3 आपको फुल्ली करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। स्टडी नोट नंबर 4 में थियरी है वो भी आपको अच्छे से करना चाहिए। उसमें ना 4.5 तक, मतलब ये जो पनिशमेंट वाला पार्ट है ना उधर तक हम लोग को करना चाहिए। आप लोग के भी बुक में ऐसे दिखेगा 4.4, 4.5। उसके बाद कुछ दूसरा थियरी दिया हुआ है हम लोग को, वो अगर नहीं किया तो भी चलेगा। एटलीस्ट वो पनिशमेंट वाला पार्ट जो पेज मैंने अभी आपको दिखाया तो उधर तक ही एटलीस्ट किया ना तो भी चलेगा। मतलब इसमें कैसा है ना कि फ्रॉड के लिए कौन सा पनिशमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए कौन सा पनिशमेंट है, ये आया था मेरे एग्ज़ाम में, ये आया था तो मुझे उसका बेनिफिट हुआ था। और सेक्शन वाइज कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, 1-2 सेक्शन ही है तो याद रखने में अच्छा है। तो ये जो दोनों पार्ट है ना स्टडी नोट नंबर 3 और 4 अच्छे से करो, इसका किधर ना किधर आपको यूज़ हो ही जाएगा। तो शॉर्ट नोट में मोस्टली ये आ जाता है या फिर और में मतलब प्रैक्टिकल सम है उसके और में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये आता है। तो ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से किया था मैंने, तो आप लोग भी कीजिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट इज स्टडी नोट नंबर 5 हम लोग ने कंसिडर किया है। उसके बाद है स्टडी नोट नंबर 6 जो मैंने नहीं किया था क्योंकि कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड उसका ओवरव्यू है तो वो मैंने सिर्फ एक बार रीड किया था तो वो ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था, सो मैंने वो स्किप किया। क्योंकि कैसा है ना 35 मार्क्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, सेक्शन ए इज़ फॉर 35 मार्क्स। सो 35 मार्क्स में उन लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछना है और थियरी भी पूछना है। सो ओवरऑल इधर देखा जाए तो 16 सम्स और इधर 9 सम्स है, तो ओवरऑल 25 सम्स है उनके लिए, उनको पूछने के लिए। तो 25 सम्स है, उसमें से कुछ सम्स तो उनको इधर पूछना ही पड़ेगा। सो ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का अगर सम्स पूछ लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी रहता है ना, तो वो सब पकड़ के अगर 15 मार्क्स का सम इधर सेक्शन ए में पूछ लिया तो बचा कितना 20, ऑब्जेक्टिव के लिए 5 पकड़ लो तो बचा कितना उनका 15 मार्क्स ही बचा। तो 15 मार्क्स में थियरी पूछ के ऐसे वाले थियरी तो नहीं पूछ सकते ना। सो ये लॉजिक लगा के मैंने किया क्योंकि ये जो चैप्टर है ना उसमें कैसा है कि प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया था। और प्लीज़ ये जो हम लोग बोल रहे कि
छोड़ दिया था या फिर स्किप किया था वो पूरा नहीं छोड़ना है, 1-2 बार एटलीस्ट रीड करो। इसमें से तो गारंटी वैसे कम लग रहा है आने का, लेकिन ये जो है ना बेसिक क्वेश्चन वो अगर उन लोग को पूछना रहेगा तो इधर से भी पूछ सकते हैं। सो एक बार रीड करो। हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी डायरेक्टली पूरा स्किप नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार रीड करो। तो सेक्शन ए में हम लोग आए थे स्टडी नोट नंबर 6 तक, उधर मैंने बोला कि एटलीस्ट एक बार मैंने वो रीड किया था। हाँ, उसके बाद कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, ये जो सेक्शन है ना दैट इज स्टडी नोट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को वो अच्छे से करना चाहिए। उसमें कैसा है कि हम लोग को डिफरेंट ऑडिट्स दिया हुआ है, ऐसी कैसे हम लोग ऑडिट का प्रोसीजर करते हैं या फिर कौन सा ऑडिट कैसे करना चाहिए, वो सब हम लोग को दिया हुआ है। तो ये समझने में ईजी भी है, आप लोग को ये करना चाहिए अच्छे से। अगर बहुत लेंदी लग रहा है तो प्लीज़ खुद के नोट्स बनाओ और उसको शॉर्ट में बना के आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। सो स्टडी नोट नंबर 7 अच्छे से करना चाहिए ताकि हम लोग का रिस्क है ना बहुत कम हो जाएगा। मैंने आपको बोला 35 मार्क्स का सेक्शन है, उसमें से अगर 15 मार्क्स का सम जाता है तो 20 मार्क्स बचता है, तो 20 मार्क्स में 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पकड़ लो, 15 मार्क्स बचा, तो 15 मार्क्स में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा ही ना, तो इसीलिए। और बचाओ कितना, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन इधर से बन गया फॉर एग्जांपल तो 10 मार्क्स बचा, तो 10 मार्क्स में इधर से कुछ भी पूछ सकते हैं, और बचा हुआ 5 मार्क्स रहेगा वो किधर से और पूछ लेंगे, क्योंकि बाकी इधर स्टडी नोट नंबर 8 भी हम लोग का थियरी है। तो मुझे आपको यही बताना है कि स्टडी नोट्स नंबर 7 अच्छे से करो, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। देन स्टडी नोट नंबर 8 इज़ ऑल्सो थियरी, और इसमें कैसे है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, XBRL वाला पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है। सो ये भी हम लोग को कर लेना चाहिए। सो यही लॉजिक लगा के मैंने जो भी स्टडी नोट नंबर 1 एंड स्टडी नोट नंबर 6 है ना उसको खाली एक बार रीड किया था, क्योंकि कैसा है हम लोग इतना सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही स्टडी नोट हम लोग छोड़ रहे हैं ना, तो फिर ठीक है ना, 2 हम लोग स्टडी नोट है ना वो छोड़ सकते हैं, यानी कि एक बार हम लोग रीड करके उसको छोड़ सकते हैं। सो इसीलिए मैंने ये बाकी सारा पार्ट अच्छे से किया था। दैट इज़ फॉर थियरी स्टडी नोट नंबर 3, 4 एंड 7 एंड 8 ऐसा मैंने किया था फॉर सेक्शन ए। अभी सेक्शन बी में हम लोग जाएंगे। इधर हम लोग ने स्टडी नोट नंबर 9 कंसिडर किया है। अभी इसमें जैसा है कि थियरी भी दिया है और प्रैक्टिकल सम्स भी दिया है, तो मैंने आपको वही बोला जिधर प्रैक्टिकल सम्स है ना वो चैप्टर का, यानी कि वो स्टडी नोट का थियरी करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। सो मैंने इसमें वो लॉजिक लगा के सिर्फ क्वेश्चन ही किया था, थियरी नहीं किया था। जस्ट एक बार देखा था कि क्या दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत डीपली थियरी नहीं किया था। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए थे। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 10 आता है। सो इसमें कैसा है ना कि मैनेजमेंट ऑडिट का बेसिक्स इधर चालू होता है, तो आप लोग को ये है ना थोड़ा रीड करके लेना चाहिए, क्योंकि इसका पेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही दिया हुआ है। तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप लोग को ये रीड करना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है स्टडी नोट नंबर 11। इसमें कैसा है मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट सेक्शन। सो ये है ना ये पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोग को कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना चाहिए। ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें से क्वेश्चन इजीली बन सकता है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें अगर एक सम्स वो लोग पूछेंगे, एक सम अगर पूछा तो 5 मार्क्स चला गया, ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ रहे 5 मार्क्स चला गया, बचा कितना 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए 3 स्टडी नोट है फॉर थियरी। सी स्टडी नोट नंबर 10, 11 एंड 12। ओके, तो आप लोग के पास इधर चॉइस बचता है। सी इधर मैंने बोला कि जिसमें से क्वेश्चन आता है उसमें से थियरी आने का चांसेस कम है, तो ये स्टडी नोट हम लोग प्रैक्टिकल पकड़ लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला पकड़ लेते हैं। सो उसको छोड़ दो, थियरी के बारे में अगर सोचना है तो स्टडी नोट नंबर 10, 11 एंड 12 हमारे हाथ में है। तो मैंने क्या किया था, 2 स्टडी नोट है ना वो अच्छे से किए थे, और एक है ना वो स्किप किया था। स्किप यानी कि सिर्फ देखा था कि उसमें क्या दिया है, रीड किया था, डीपली नहीं किया था। तो मैंने क्या किया कि स्टडी नोट नंबर 10 एंड स्टडी नोट नंबर 11 अच्छे से किया था, और 12 में मैंने सिर्फ चेक किया था कि क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। तो आप लोग के पास वैसे ही चॉइस बचता है, अगर टाइम बहुत कम बचा हो आपके पास तो स्टडी नोट नंबर 10, 11 ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या फिर 11, 12 ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या फिर 10, 12 ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लेकिन
जो कॉम्बिनेशन करोगे वो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा वो आप लोग छोड़ सकोगे। फॉर एग्जांपल 10 एंड 11 और 12 का ऐसे 3 क्वेश्चन पूछा है, उसमें से 2 करना है, तो एटलीस्ट आप लोग को 10 एंड 11 का आना चाहिए, 12 का अगर आप लोग ने स्किप किया है तो। सो मुझे यही बताना है कि अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो जो पार्ट कर रहे हो वो अच्छे से करो। कॉम्बिनेशन किया तो भी कुछ भी पार्ट ऐसे नहीं रहना चाहिए कि कुछ भी देखा ही नहीं है उसमें, एटलीस्ट 1-2 बार तो रीड करो। तो ये जो पार्ट है ना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, सो ये एटलीस्ट आपको अच्छे से करना चाहिए ताकि आप लोग प्रॉब्लम में ना आओ। तो स्टडी नोट नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। देन स्टडी नोट नंबर 10 वो बेसिक है, इसीलिए मैं 2 to 3 बार रीड ऐसे लिखा है, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग वो कर लीजिए, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 12, ये आपके चॉइस के ऊपर है आपको क्या करना है, लेकिन प्लीज़ 2 to 3 बार एटलीस्ट रीड करो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पूरा छोड़ा है ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो मैंने इधर आपको सेक्शन बी का बता दिया कौन सा थियरी और क्या क्या उसमें करना चाहिए। थियरी वाला भी नंबरिंग हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि कौन सा थियरी है और कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी सेक्शन सी चालू होता है, दैट इज़ 25 मार्क्स वाला सेक्शन। तो उसमें कैसा है, स्टार्टिंग में इंटरनल कंट्रोल ऑडिट वाला पार्ट पूरा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और सेकेंड इज़ ऑडिट ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे 2 ही पार्ट हम लोग को सेक्शन सी में है। तो इधर भी आप लोग ऐसे ही लॉजिक लगा सकते हो। सी 2 ही स्टडी नोट है, उसका 25 मार्क्स दिया हुआ है। तो अगर टाइम बहुत कम है और आप लोग को सिर्फ पासिंग लेवल तक ही पहुंचना है, टाइम अगर कम बचा हो तो इधर भी ऐसे कर सकते हैं, एक स्टडी नोट कर सकते हो और एक खाली रीड करके छोड़ दीजिए, ताकि कैसे होना कि ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो आप लोग के पास एक तो बचेगा। मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है, उसमें से अगर एक आपको लिखना है तो उसमें एक स्टडी नोट नंबर 13 से है और एक 14 से है, तो आप लोग 13 वाला लिख सकते हो, 14 वाला छोड़ सकते हो। लेकिन इधर रिस्क भी हो सकता है आपको, लेकिन अगर सिर्फ पासिंग का ही देखना है तो एक स्टडी नोट कर लो, एक आप लोग खाली रीड करके छोड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कौन सा वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सी इसमें कैसा है ना कि ये जो स्टडी नोट है ना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक, वो स्कोप, वो सब पार्ट दिया हुआ है, लिमिटेशंस, वो सब। सो इसमें से भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पार्ट है। लेकिन सी इधर है ना, स्टडी नोट नंबर 14 ऑडिट ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये ना गारंटेड क्वेश्चन इस पे आता ही है। क्योंकि देखो, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब है ना पर्टिकुलर सेक्शन वाइज इधर हम लोग को ना ऑडिट दिया हुआ है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट रहता है ना, वो पर्टिकुलर सेक्शन वाइज दिया है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि इतना पर्टिकुलरली दिया है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो ये स्टडी नोट आपको अच्छे से करना चाहिए। अगर आप लोग बहुत ही रिस्क में हो, मतलब टाइम बहुत कम है और पासिंग लेवल का गारंटी नहीं लग रहा है, और स्टडी नोट नंबर 13 करने के लिए आपके पास उतना डेज नहीं बचा है, तो एटलीस्ट 14 तो अच्छे से करके जाओ, उसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही। क्योंकि कैसे है ना, पर्टिकुलर सेक्शन वाइज दिया है, तो एक क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन सी है वो 25 मार्क्स के लिए है। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इधर बनता ही है, मिनिमम 2 तो आता ही है, लेकिन हम लोग एक पकड़ लेते हैं, सो एटलीस्ट एक आएगा। सो ये वाला थियरी पार्ट आप लोगों को करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम लोग के पास टाइम बचा तो हम लोग ये वाला भी कर लेंगे। सो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सेक्शन 14 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ताकि आप लोग का एक क्वेश्चन का मार्क तो सिक्योर हो जाए। क्योंकि इधर कैसा ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग करते रहोगे, दिन निकलते जाएंगे अगर बहुत कम टाइम बचा है तो। ऐसे केस में स्टडी नोट नंबर 14 के लिए आप लोग के पास टाइम नहीं बचेगा, तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसीलिए स्टडी नोट नंबर 14 पहले करना चाहिए। ये दोनों के बीच में स्टडी नोट नंबर 13 एंड 14 के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल 14 कर लो, इसके बाद 13 को आप लोग रीड कर लो, ठीक है। तो इधर हम लोग का सेक्शन सी कंप्लीट हुआ 25 मार्क्स वाला। उसके बाद सेक्शन डी, इसमें आप लोग के पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि एक ही पार्ट है, यानी कि एक ही स्टडी नोट है, दैट इज स्टडी नोट नंबर 15, और ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, स्कोरिंग के लिए भी और पासिंग के लिए भी। सो इसमें कैसे, इसका थियरी नहीं देखा ना, कुछ भी नहीं दिखा तो भी चलेगा, लेकिन
आप लोग को वो जो न्यूमेरिकल्स है वो समझने के लिए एटलीस्ट थियरी एक बार उसके ऊपर से आप लोग को ओवरव्यू लेना ही पड़ेगा। सो थियरी पूछने का चांसेस वैसे देखा जाए तो ज़ीरो ही है इसमें से, लेकिन आप लोग थियरी क्यों समझोगे, आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में आने चाहिए इसीलिए। सो इसका थियरी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मोस्टली तो नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और थियरी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन डी में हम लोग के पास कुछ भी चॉइस नहीं है, उसका नंबरिंग हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो सेक्शन डी तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। सो इधर कैसा है ना, हम लोग अभी मार्क्स का सोचेंगे कि कौन से सेक्शन में कितना मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम करके। सो सेक्शन डी तो 25 मार्क्स का हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, तो कितना मिलेगा वो हम लोग के सम्स के ऊपर है, कितना हम लोग ने करेक्ट किया है वो। तो अभी हम लोग कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। 25 मार्क्स का इधर हो गया सेक्शन डी का। उसके बाद हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सेक्शन सी के ऊपर। 25 मार्क्स का सेक्शन है और उसमें सिर्फ 2 ही स्टडी नोट है, दैट इज स्टडी नोट नंबर 13 एंड स्टडी नोट नंबर 14। ओके, लेकिन अभी हम लोग सेक्शन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं। तो सेक्शन डी हम लोग को पहले करना चाहिए, उसके बाद सेक्शन सी हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि इधर काम कम है। 2 ही स्टडी नोट है सेक्शन सी में और 25 मार्क्स बोला है। सो सेक्शन डी और सेक्शन सी मिला के हम लोग के पास 50 मार्क्स का प्रोविज़न हो चुका है। अभी सेक्शन बी हम लोग करेंगे, तो उसमें कैसा है, न्यूमेरिकल्स हम लोग का रेडी है, तो हम लोग के पास रिस्क कम है, मतलब 50 मार्क्स तो सेक्शन डी एंड सी हम लोग को देगा ही। सो बी में अगर हम लोग का थियरी के लिए टाइम नहीं बचा, हम लोग थियरी नहीं कर पाए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। सो उधर का सेक्शन डी एंड सी का 50 मार्क्स, इधर अगर 5 मार्क्स का पकड़ लो तो 55 मार्क्स हो गया। उसके बाद सेक्शन ए में ओवरऑल 35 मार्क्स हम लोग को बोला है। ओके, उसमें न्यूमेरिकल्स तो ज़्यादा ही है, टोटल 25 न्यूमेरिकल्स है, तो उसमें से हम लोग 2 न्यूमेरिकल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो 55 मार्क्स हम लोग का प्रोविज़न हो चुका था, इधर 5 मार्क्स पकड़ लो, सो कितना हो गया, 65 मार्क्स का हम लोग का रेडी हो गया। उसके बाद सेक्शन ए में जो भी थियरी करेंगे उसमें से हम लोग को 10 मार्क्स तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। सो 65 प्लस ये 10 मार्क्स 75 मार्क्स हो गया। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, सो उसका 10 मार्क्स पकड़ लो। 85 मार्क्स का तो हम लोग ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थियरी में तो फुल मार्क्स नहीं मिलता, वो कम कर करके 70 to 75 मार्क्स एटलीस्ट हम लोग को इसमें मिलना ही चाहिए। ओके, तो ऐसा सब कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का न्यूमेरिकल का जो भी नंबरिंग था वो हो गया था, दैट इज़ स्टडी नोट नंबर 2 इज़ फॉर 1, दैट इज़ फर्स्ट नंबर पे है वो। स्टडी नोट नंबर 5 सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद हम लोग ने स्टडी नोट नंबर 9 को 3rd नंबर दिया था, और लास्ट जो स्टडी नोट है हम लोग का, दैट इज़ स्टडी नोट नंबर 15, उसको 4th नंबर दिया था। अभी यही नंबरिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे थियरी वाले जो भी स्टडी नोट है उसके लिए। सो न्यूमेरिकल्स तक हम लोग का 4 नंबरिंग हुआ था। अभी 5th नंबर पे हम लोग आगे हम लोग थियरी वाला ही स्टडी नोट देख रहे हैं। सो 5th नंबर हम लोग देंगे स्टडी नोट नंबर 14 को, क्योंकि ये सेक्शन सी में आता है और सेक्शन सी में सिर्फ 2 ही स्टडी नोट है, तो हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। स्टडी नोट नंबर 14 को हम लोग 5 नंबर देंगे। देन स्टडी नोट नंबर 13 को हम लोग 6 नंबर देंगे। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 11 को 7 नंबर देंगे। देन स्टडी नोट नंबर 10 को 8 नंबर देंगे। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 3 को हम लोग 9 नंबर देंगे। स्टडी नोट नंबर 4 को हम लोग 10 नंबर देंगे। देन स्टडी नोट नंबर 7 को हम लोग 11 नंबर देंगे। 8 को हम लोग 12 नंबर देंगे। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 12 को हम लोग 13 नंबर देंगे। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 1 को हम लोग 14 नंबर देंगे और स्टडी नोट नंबर 6 को हम लोग 15 नंबर देंगे। अभी ये जो इंडेक्स है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसीलिए मैं अभी आपको सेपरेट लिख के दे रही हूँ कि कौन सा स्टडी नोट हम लोग को पहले करना चाहिए। इधर मैंने आपको पूरा वो रैंकिंग लिख के दिया है, एक बार मैं आपको बोल देती हूँ कि क्या लिखा है।
रैंकिंग 1 यानी कि हम लोग को फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टडी नोट करना चाहिए। सो अगर हम लोग बुक लेके बैठे हैं तो हम लोग को फर्स्ट नंबर पे सेकंड स्टडी नोट करना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। मतलब ये स्टडी नोट नंबर्स है और ये उसका रैंकिंग है। सो 1 2 3 4, 1 हम लोग को स्टडी नोट नंबर 2 कंप्लीट करके लेना चाहिए। सेकेंड हम लोग को 5 कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग को 9 कंप्लीट करके लेना है। उसके बाद हम लोग को 15 करके लेना है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इधर ये जो फोर्थ हम लोग का फर्स्ट 4 नंबर है यानी कि स्टडी नोट नंबर है ना, 2 5 9 और 15, उनमें सिर्फ हम लोग ने न्यूमेरिकल्स किया तो भी चलेगा, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये ना पूरा न्यूमेरिकल है। इसमें से थियरी पूछने का चांसेस कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, मोस्टली तो नहीं पूछा जाएगा। सो इसीलिए इसके ऊपर एटलीस्ट हम लोग को न्यूमेरिकल्स अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद ये 5 रैंकिंग है ना, उधर से मतलब ये स्टडी नोट 14 स्टडी नोट से हम लोग का थियरी वाला स्टडी नोट चालू होता है। सो मैंने इधर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी नोट नंबर 14 बोला है थियरी के लिए, दैट इज़ 5th नंबर पे। प्रैक्टिकल्स का पूरा हम लोग का प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम लोग थियरी के पास जाएंगे। सो 5th नंबर पे हम लोग को नेक्स्ट 14 वाला स्टडी नोट यानी कि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला जो भी ऑडिट वाला स्टडी नोट है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद 13 करेंगे ताकि हम लोग का सेक्शन सी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इधर हम लोग का सेक्शन डी कंप्लीट होता है और इधर हम लोग का सी कंप्लीट होता है। सो 50 मार्क्स हम लोग का इधर सिक्योर होता है। उसके बाद हम लोग 11 वाला स्टडी नोट करेंगे, देन 10th वाला करेंगे, वो जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना वो। उसके बाद 3 and 4 वो कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट इज़ कॉस्ट ऑडिटर का जो भी है ना वो पनिशमेंट एंड ऑल, वो वाला पार्ट। सो इधर वो हो जाएगा। देन 7 और उसके बाद 8 करेंगे। उसके बाद है ना 12 1 and 6, 1 and 6 तो हम लोग ने स्किप किया तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार रीड कर लो। सो 1 and 6 हम लोग ने लास्ट में रखा। और 12 भी वैसे देखा जाए तो उसका सी 12 में क्या दिया है, इवैल्यूएशन ऑफ अ कॉर्पोरेट इमेज। सो इधर हम लोग ने बोला था ना कि हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, दैट इज स्टडी नोट नंबर 10 and 11 ऐसा करेंगे। और 12 को हम लोग ने 1-2 बार रीड किया तो भी चलेगा, ऐसा हम लोग ने सोचा था। तो इसीलिए वो 12 को हम लोग ने लास्ट में रखा। इंडेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो इसी के लिए मैंने उसको शॉर्ट में करके दिया है। तो आप लोग इसको लिख के रखो तो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सो ये रैंकिंग करने का मतलब क्या होता है, सी टाइम, प्रोफेशनल एग्ज़ाम को तो टाइम बहुत कम रहता है। सो इसी की वजह से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग पहले करके लेंगे। तो बाद में अगर टाइम कम बचेगा तो भी ये एटलीस्ट एक बार रीड करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर रैंकिंग नहीं करेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट का यही आदत रहता है कि बुक लेके बैठने के बाद फर्स्ट पेज ही खोलेंगे, फर्स्ट स्टडी नोट ही खोलेंगे। तो अभी ये जो फर्स्ट स्टडी नोट है वो तो बहुत बेसिक है, मैंने आपको बोला है। हम लोग ने तो एक ही बार रीड करने का सोचा है। अगर किसी स्टूडेंट ने रैंकिंग नहीं किया स्टडी नोट्स का और डायरेक्टली फर्स्ट स्टडी नोट लेके बैठ गए तो जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वही वो लोग करते बैठेंगे। सो इसीलिए कौन से भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते समय हम लोग को वेटेज वाइज उसका प्लानिंग करना चाहिए। सो इसलिए हम लोग ने इधर इसका रैंकिंग किया है स्टडी नोट्स का। सो मैंने ऐसे ही किया था, तो लास्ट में कुछ कम टाइम बचा था, तो वो टाइम में जो भी लिस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट है वो सिर्फ 1-2 बार रीड करके हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये रैंकिंग आपको भी बना के दिया है। तो मैंने इधर मेरा पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चनियर यानी कि ये ऑब्जेक्टिव्स रहता है इसमें। सो ऑब्जेक्टिव्स प्लीज़ करके जाओ। ऑब्जेक्टिव्स अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा या फिर ऑफलाइन रहने दो, ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि अगर पूरे एग्ज़ाम में यानी कि पेपर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऑब्जेक्टिव्स का मार्क्स हम लोग को बचा लेता है। सो ऑब्जेक्टिव्स प्लीज़ करके जाओ। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो उन लोग ने दिया है। वो मैंने तो नहीं किया था उसका कुछ, क्योंकि ये सब करने में टाइम बहुत चला जाता है तो उतना तो नहीं देख सकते। सिर्फ एक बार देखा था कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मतलब कौन से ज़्यादा पूछे गए थे, तो मे भी आपको उसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद अगर आपका अपडेटेड मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, तो आपको लास्ट में पास्ट पेपर्स मिल जाएगा। जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे
वो सारे जो भी पास्ट पेपर्स थे उनमें से कुछ 2-3 पास्ट पेपर्स पीछे दिया हुआ है बुक के पीछे, तो आप लोग को अगर अपडेटेड स्टडी मटेरियल तो मिल जाएगा। सो इधर हम लोग का पूरा स्टडी मटेरियल का डिस्कशन हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।